अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस चैनल पर पेश की जाती हैं जुर्म सज़ा और तफ्तीश की नाकाबिल फरामोश कहानियाँ जो इंसानी हिस्स व हवस का आईना है। रावी मलक सफ्तर हयात, रिटायर्ड DSP। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद का जिक्र है। मैं थाने के पिछवाड़े अपने सरकारी क्वार्टर में आराम कर रहा था कि एक कांस्टेबल मुझे बुलाने चला आया। इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। वो सर्दियों का मौसम था, सूरज 5 बजे तक गुरूब हो जाता था, इसलिए 9 बजे आधी रात महसूस होती थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर कांस्टेबल से इसकी आमद की वजह पूछी। इसने बताया, मलक साहिब, थाने में चौधरी मरातब अली आपको याद फरमा रहे हैं। इनके साथ 2-3 आदमी और भी हैं। क्यों, ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी है? वो बहुत परेशान है जनाब, फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। कांस्टेबल ने बताया। बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं हमें। मैंने पूछा, उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया होगा? क्या खारा डाकू के बारे में कोई इत्तला लेकर आए हैं? हमने तो बहुत पूछा है जनाब, मगर इनका इसरार है कि वो आप ही से बात करेंगे। इस वक्त चौधरी की आमद ने मेरी तबीयत को मुकद्दर कर दिया। ताहम मैंने कांस्टेबल से कहकर कहा कि वो जाए, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। ओके सर, कांस्टेबल ने मुद्दब अंदाज में कहा और वहां से चला आया। मैंने अंदर आकर वर्दी पहनी और जल्दी जल्दी तैयार होकर थाने का रुख किया। मैं जब कमरे में पहुंचा तो चौधरी मरातब अली बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैं भी कुर्सी पर पूरी तरह बैठ भी नहीं पाया था कि वो बोल उठा। इसके साथ आने वाले बंदे एक जानिब खड़े थे। मलक साहिब, अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुझे इसका लहजा नागवार गुजरा। ताहम मैंने दरगुजर से काम लेते हुए पूछा, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है चौधरी साहिब? क्या खारे ने आपकी हवेली पर हमला कर दिया है? वो मेरे लहजे के तंज पर बल खाकर रह गया और बोला, वो हमारी हवेली की जानिब आंख उठाकर देखता तो हम इसकी आंखें निकाल देते, मगर वो बुज़दिलों की तरह छुपकर वार कर रहा है। वो गुस्से को जब्त करते हुए बोला, खारे ने मेरे छोटे भाई सिकंदर अली को अगवा कर लिया है। ये कब की बात है? मैं सीधा होकर बैठ गया। आध घंटा पहले, चौधरी ने जवाब दिया। कोई 8:30 बजे जनाब। ये वाक़या कहाँ पेश आया? पिंड से बाहर जाने वाले रास्ते पर, चौधरी ने बताया। वो रास्ता जो जंगल से पास से गुजरता है। चौधरी सिकंदर अली उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? वो साथ वाले पिंड गया हुआ था। चौधरी ने जवाब दिया। वापसी में देर हो गई और ये वाक़या पेश आ गया। मैंने पूछा, क्या आपने अपनी आंखों से खारा डाकू को देखा था? मेरा मतलब है, जब ये सानिया पेश आया आप उस वक्त सिकंदर अली के साथ थे। मैं इसके साथ होता तो वो बदबख्त इतनी जुर्रत कर सकता था? चौधरी ने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा। इसी बात का तो अफसोस है कि मैं उसके पास नहीं था। तो क्या वो अकेले ही थे? नहीं, वो अकेला नहीं गया था। चौधरी ने बताया। मैंने हवेली के एक मुलाजिम शौका भी इसके साथ भेजा था। मेरे ज़हन में एक शक ने सर उभारा। मैंने पूछा, शौका इस वक्त कहाँ है? वो उधर हवेली में ही है। चौधरी ने जवाब दिया। वो उधर क्या कर रहा है? बयान देने थाने क्यों नहीं आया? इसकी हालत ऐसी नहीं है कि थाने आ सकता। चौधरी ने बताया। खारा और उसके साथी ने इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसने सिकंदर अली के अगवा को नाकाम बनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो पूरे जत्थे के साथ आया था। अकेला शौका कहाँ तक मुजाहमत कर सकता था? चौधरी सिकंदर अली साथ वाले पिंड में क्या करने गया था? 100 काम होते हैं जनाब, चौधरी ने सख्त लहजे में कहा। मैंने आज सुबह खुद ही से भेजा था। इस पिंड की कुछ जमीन हम खरीदना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इस पिंड के चौधरी फजल इलाही से कुछ बात करने गया था, मगर वापसी में देर हो गई। चौधरी के हर लम्हे बदलते हुए तासुरात को देखकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया। मैं अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर पाया था। कभी मुझे यूं महसूस होता जैसे चौधरी अपने भाई के अगवा पर बेहद रंजीद, और कभी लगता जैसे वो महज खानापुरी के लिए अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आ गया है। दर हकीकत इसे भाई से जरा भर भी हमदर्दी नहीं। मुझे बात मालूम हो चुकी थी कि सिकंदर अली चौधरी मरातब अली का सुतीला भाई था, और मैं ये भी जानता था कि मरातब अली सिकंदर अली सलमा और नगीना से शदीद नफरत भी करता था। पहले सलमा की कब्र की बेहुरमती की गई और अब सिकंदर अली को अगवा कर लिया। दोनों वाक़यात में खारा डाकू को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे चौधरी का सारा जोशो खरोश और परेशानी मसनूई सी लगती थी। मैंने पूछा, चौधरी सिकंदर अली पहले कभी इतनी ताख़ीर से वापस आया था? इसने एक लम्हे को तामुल किया, फिर बोला, ये कोई इतनी खास बात नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है, मगर इस किस्म का वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया। सिकंदर अली को मैंने खास तौर पर ताकीद की थी कि सरे शाम आ जाए, मगर किस्मत बुरी थी कि देर हो गई। मैंने अचानक सवाल किया, चौधरी साहिब, क्या ये बात अजीब नहीं लगती थी? पहले खारा ने सलमा की कब्र को तोड़ फोड़ डाला, फिर सिकंदर अली को अगवा कर लिया। इसमें कौन सी अजीब बात है? इसने उल्टा सवाल कर दिया। या तो मेरे सवाल की गहराई को समझ नहीं पाया था, या फिर समझकर भी ना समझ बन रहा था। मैंने कहा, देखिए ना, इससे तो ये बात जाहिर होती है कि इसे सलमा और सिकंदर अली से कोई खुसूसी दुश्मनी थी, वरना वो किसी और पर भी वार कर सकता था। आपका मतलब क्या है थानेदार साहिब? मैंने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा,
सलमा और सिकंदर अली के सगे बहन भाई थे और मेरी मालूमात के मुताबिक वो मेरी बात को काटते हुए बोला, आपने क्या सगे और सुतेली की बहस शुरू कर दी है मलिक साहिब? हमारी माएँ अलग अलग थी तो क्या हुआ, बाप तो एक है ना। अब्बा जी ने हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम दो मुख्तलिफ माओं की औलादे हैं और ना ही कभी सलमा और सिकंदर अली को मुझसे कोई शिकायत रही। आप असल मामले को नजरअंदाज करके खामखा मसाइल में उलझ रहे हैं। मैं असल मामले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं चौधरी साहिब। मेरे जुमैने जुमले पर चौंक कर से मेरी जानिब देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपने अंदरूनी जज्बात को चेहरे तक पहुंचने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा हो। मैंने इसके बोलने से पहले ही कहा, चौधरी साहिब, मैं खारे के खिलाफ चौधरी सिकंदर अली के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करने से पहले आपके मुलाजिम शौकी का बयान लेना चाहता हूँ। आप इसे कब थाने ला रहे हैं? बयान शान भी होता रहेगा मलिक साहिब, आप पहले रिपोर्ट तो दर्ज करें। चौधरी ने कहा, शौका की हालत खासी खराब है, उसे आराम करने दें, मैं सुबह से आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा तो रिपोर्ट भी सुबह ही दर्ज होगी। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मलिक साहिब। इसके नर्म लहजे में पोशीदा धमकी को मैंने फौरन महसूस कर लिया। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, चौधरी साहिब, थानेदार आप हैं या मैं? वो मेरा सवाल सुनकर गड़बड़ा गया। ज़ाहिरा थानेदार तो आप ही हैं। मैं भला कैसे हो सकता हूँ? जिस तरह आप थानेदार नहीं हो सकते, इस तरह मैं चौधरी नहीं हो सकता। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेहतर है कि आप जाकर अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। आप तो नाराज हो गए मलिक साहिब, वो कदर नर्म लहजे में बोला। आप कहते तो ठीक रहे, रिपोर्ट सुबह ही दर्ज कर लेंगे, मगर उस खबीस डाकू को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए भी तो कुछ करें। आपकी तरफ से कोई पेशरफ्त हुई या नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही खारा गिरफ्तार हो जाएगा, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। चौधरी थोड़ी देर बाद वहां से रुखसत हो गया। इसकी नावक्त आमद ने मेरा मूड खराब कर दिया था। इसके लहजे की फिरौने से मेरा खून खोल उठता था। चौधरी टाइप लोगों में यह बात मुश्तरक होती है कि वो पुलिस वालों को अपना जाती मुलाजिम समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ पुलिस वाले वाकई इन लोगों के इशारों पर नाचते हैं, मगर मैं, खुदा का शुक्र है, इन पुलिस वालों में से शामिल नहीं। मैंने हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा किया और जालिम के खिलाफ मजलूम का साथ दिया था और मेरे अल्लाह ने हर महाज पर मेरी लाज रखी थी। चौधरी मुरातब अली के जाने के बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया और खारा के बारे में ही सोचने लगा। कब्र वाले वाक़े के बाद चौधरी सिकंदर अली का अगवा गैर मामूली वाक़या था। खारा इतनी दीदा दिलेरी से वारदातें कर रहा था, ये मेरे लिए तशवीश की बात थी। अभी तक मुझे खारा का सुराग लगाने में कोई कामयाबी नहीं हुई थी। मैं खारे के बारे में ही सोचते सोचते सो गया। दूसरे रोज मैं थाने पहुंचा ही था कि चौधरी मुश्ताक दो अफराद के साथ एक धमाका खेज इत्तला लेकर आ गया। मलिक साहिब गज़म हो गए। इसने हाँफते हुए कहा, चाचा जी को कत्ल कर दिया गया है। क्या? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। कौन चाचा जी? इसने चढ़ती हुई सांसों के दरमियान बताया, चाचा सिकंदर अली जनाब, इनकी लाश उधर खूह के पास पड़ी है। मैंने पूछा, रात तो चौधरी साहिब इसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे? हाँ जी, पहले इस खंजीर ने चाचा जी को अगवा किया, फिर मारकर उधर डाल दिया। वो दांत कचकचाकर बोला, अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आकर वार करे, टांगे ना चीर दूं तो मेरा नाम भी चौधरी मुश्ताक नहीं। वो जज्बात में और भी जाने क्या क्या बोलता रहा। मैंने पूछा, चौधरी साहिब कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अब्बा जी चाचा की लाश के पास ही है, मुश्ताक ने जवाब दिया। पूरा पिंड वहाँ खूह के नज़दीक जमा है, तो फिर शौका भी वहीं होगा। ठीक है, तुम जरा जाकर बरामदे में बैठो, मैंने मुश्ताक से कहा, अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। इसके बाद मैंने एएसआई अमीर खान और दो कांस्टेबलों को तैयारी का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद हम थाने से रवाना हो रहे थे। जाए वकुआ को पहुंचकर मैंने सबसे पहले लाश का मुआयना किया। हमें देखकर गांव के लोग जरा पीछे हट गए थे। ताहम चौधरी मुरातब अली और इसका बेटा मुश्ताक मेरे नजदीक ही खड़े थे। मकतूल सिकंदर अली की लाश को सफेद चादर से ढांक दिया गया था। मैंने लाश पर से चादर हटाकर इसका जायजा लिया। मकतूल की उम्र का अंदाजा मैंने पहली नजर में 30 साल के लगभग लगाया, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। मकतूल ने आला दर्जे के खद्दर पहन रखा था। कुर्ते के ऊपर गर्म वास्कट थी, पाँव में तिल्लेदार देसी चप्पल थी और सर पर कराकुली टोपी थी। टोपी को देखकर मुझे अजीब सा लगा। पाँव में चप्पल का मौजूद होना तो समझ में आता था कि चप्पल के बंधे हुए थे, मगर अगवा और कत्ल जैसी कार्रवाई के दौरान में जिस किस्म की सूरत हाल पेश आती, इसके पेश नजर टोपी का सर पर जमे रहना नामुमकिनात में से था। तब इस वक्त मैंने इस ख्याल की जानिब ज्यादा तवज्जो नहीं दी और बगौर लाश का जायजा लेने लगा। मकतूल के सर में लगने वाली गोली से मौत वाक़ई हुई थी, जो ऐन पेशानी से दाखिल होकर सर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई थी। जख्म की हालत से मैंने बखूबी अंदाजा लगाया कि फायर बहुत नजदीक से किया गया था। मैंने मकतूल के आसपास जमीन का भी जायजा लिया। ये आम खेत, वहाँ मुझे किसी किस्म के खून के निशानात नजर नहीं आए, जिससे यह जाहिर होता था कि कातिल ने कत्ल कहीं और किया था और बाद में लाश वहां फेंक दी थी। मैंने मकतूल की जमा तलाशी ली। वास्कट की मुख्तलिफ जेबों में से इस्तेमाल की चंद अशिया बरामद हुई, मसलन कंघा,
قلم, عطر کی شیشی اور ایک ریشمی رومال. اس کے علاوہ چند کاغذات بھی تھے جن پر مختلف قسم کے حسابات درج تھے. واسکٹ کی اوپری جیب سے جو کاغذ برآمد ہوئے سے پڑھ کر میں چونک اٹھا. وہ طے کیا ہوا ایک پرچہ تھا جس پر نہایت ہی مختصر تحریر میں ایک پیغام درج تھا. میں نے کاغذ کھول کر پڑھا. لکھا تھا, ایک کے بعد ایک کی باری آئے گی, اپنی باری کا انتظار کریں. کھارا. چودھری مراتب علی اس وقت میرے پہلو میں ہی کھڑا تھا اور میرے ساتھ ساتھ وہ بھی مختصر تحریر پڑھ چکا تھا. فوراً بول اٹھا, دیکھا ملک صاحب, یہ کارروائی اسی بدبخت کی ہے, مگر رات آپ نے میری ایک بات نہیں سنی. اگر آپ اس وقت رپورٹ درج, معاف کرنا چودھری صاحب, میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی کہا, اگر مقتول کے اغوا کی رپورٹ درج ہو جاتی تو کون سا فرق پڑ جاتا. سکندر علی اغوا ہو چکا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی اسے اغوا کیا تھا اس نے قتل کرنے کے بعد مقتول کو یہاں پھینکا ہے. قتل کی یہ واردات یہاں کھیتوں میں نہیں کی گئی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب صاف ظاہر ہے. میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا, اگر سکندر علی کو یہیں پر قتل کیا جاتا تو آس پاس کچھ خون تو پایا جاتا. لاش جہاں سے ملی ہے وہاں کی زمین خشک ہے, یعنی اگر خون یہاں گرا ہوتا تو نظر آ جاتا. مراتب علی نے سکندر علی کی لاش کے ارد گرد نظریں دوڑانے کے بعد کہا, بات تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, مگر آپ کا قانون ایک ڈاکو کے سامنے اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا پھرے. چودھری صاحب, قانون نہ تو مجبور ہے اور نہ ہی بے بس. میں نے کہا, جب مدعے ہی سستی دکھانے لگے تو قانون کیا پیش رفت کرے گا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے ابھی تک شونکے کا بیان نہیں دلوایا. میں نے سخت لہجے میں کہا, رات اس سے پوچھ گچھ ہو جاتی تو ممکن تھا ہم اغوا کنندگان کا کوئی سراغ لگا لیتے اور یہ اندھوناک واقعہ پیش نہ آتا. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کھارا کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے دلچسپی نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ چودھری نے عجیب سے لہجے میں کہا, اگر آپ کو واقعی دلچسپی ہوتی تو قانون سے تعاون کرتے, قانون کے راہ میں روڑے نہ اٹکاتے. مگر اب معاملہ دوسرا ہو چکا ہے. میرے علاقے میں ایک شخص کا قتل ہو چکا ہے جس کی جیب سے قاتل کا پیغام بھی برآمد ہوا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی اس علاقے میں اور بھی وارداتیں متوقع ہیں. چودھری نے کہا, آپ جس طرح چاہے تفتیش کریں, میں بھلا آپ کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنوں گا؟ مجھے خوشی ہوگی جب آپ میرے بھائی کے قاتل کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں گے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. میں نے کہا, اب مجرم زیادہ عرصہ آزاد نہیں رہ سکے گا. اس کے بعد میں نے مقتول کی جامع چلاسی سے حاصل ہونے والی اشیاء کی ایک فہرست مرتب کر کے چودھری مراتب علی کو دے دی اور تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. چودھری نے کھارے کی روکا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا, اس کا کیا کرے گے جناب؟ یہ واحد سراغ ہے جو ابھی تک کھارا ڈاکو نے چھوڑا ہے. یہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. اس نے تو ہم سب کو دھمکی دی ہے. ہاں, اس پیغام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. میں نے کہا, مگر آپ فکر نہ کریں, میں آپ کی حفاظت کے انتظام کر دوں گا. چودھری کے بجائے اس کے جوشیلے بیٹے نے سینہ تان کر کہا, ملک صاحب, آپ یہ مہربانی رہنے دیں. ہم اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں. کسی مائی کے لال کو اتنی ہمت نہیں ہے جو ہماری حویلی کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے. میں نے چودھری مراتب علی کی جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا, سن رہے ہیں چودھری صاحب اپنے فرزند ارجمند کی باتیں؟ تم چپ رہو مشتاق. چودھری نے اسے گھورا, ملک صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر چودھری سے ڈانٹ دیا. تم حویلی میں جاؤ اور اپنی چاچی کا خیال رکھو. اس بیچاری کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا ہے. کوئی بال بچہ بھی نہیں ہے جس کے سارے زندگی گزار گئی. چودھری سکندر علی کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک ان کے گھر میں اولاد جیسی نعمت نے قدم نہیں رکھا تھا. میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دیا اور موقع کے گواہوں کے بیانات لینے کے بعد چودھری مراتب علی کی جانب مڑا. دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ اسپتال چلے گئے تھے. تاہم ASI امیر خان میرے ساتھ ہی تھا. لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ میں نے چودھری سے استفسار کیا. اسحاق پہلوان نے دیکھا تھا. وہ ادھر اکھاڑے میں زور کرنے آتا ہے, کھو کے پاس اس طرف. چودھری نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا, اکھاڑے کی جانب جانے والا راستہ کھو کے پاس سے گزرتا ہے, اس لیے اسے لاش نظر آئی. سلمہ کی موت کے بعد حویلی کے باغ والے اکھاڑے کو باہر کھیتوں میں کھو کے نزدیک منتقل کر دیا گیا تھا. اب گاؤں کے تمام شوقین نوجوان وہی زور کرنے جاتے تھے. یہ عجیب اتفاق تھا کہ سلمہ کی موت بھی اکھاڑے کے نزدیک ہی واقع ہوئی تھی اور سکندر علی کی لاش بھی ایک اکھاڑے کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی. میں نے چودھری سے پوچھا کہ اسحاق پہلوان اس وقت کہاں ہے؟ کیا وہ موقع پر موجود ہے؟ چودھری نے جواب دیا, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا, شاید اپنے گھر میں ہو. اس کا گھر کدھر ہے؟ وہ قدرے لجاجت سے بولا, ملک صاحب. میں نے کہا, یہ بتائیں, ادھر حویلی میں شونکا بھی تو موجود ہوگا؟ بالکل موجود ہے جناب. چودھری نے کہا, اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ شونکے کا بیان بھی تو لینا چاہتے تھے. مجھے شونکے سے بیان تو لینا ہی تھا. حویلی جانے کا میرا اور مقصد بھی تھا. میں مقتول سکندر علی کی بیوہ عفت سے بھی بات چیت کرنا چاہتا تھا اور بڑے چودھری صاحب شہادت علی سے بھی ملاقات ضروری ہو گئی تھی. میں پہلے بھی حویلی میں 1-2 مرتبہ آ چکا تھا.
تاہم اس وقت میری ملاقات میرے صرف چودھری مراتب علی سے ہی گفتگو ہوئی تھی۔ ہم حویلی میں پہنچے تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ چودھری نے ہمیں بیٹھک میں بٹھانے کے بعد کہا، آپ آرام کریں ملک صاحب، میں ذرا کھانے کا انتظام کرنے کے جائزہ لیتا ہوں۔ چودھری کے متضاد رویے سے میں بار بار الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس وقت اتنے اطمینان سے کھانے پینے کا ذکر کر رہا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا۔ میت والے گھر میں کھانا اچھا نہیں لگتا چودھری صاحب، آپ جلدی سے اسحاق پہلوان کو بلا لیں، اور ہاں جب تک میں مقتول سکندر علی کی بیوی سے مل لیتا ہوں، اس کا بیان بھی ضروری ہے۔ عفت کا بیان کیوں ضروری ہے؟ اس کی پیشانی پر الجھن کی لکیریں نمودار ہوئی۔ وہ کوئی موقع پر موجود تھوڑی تھی۔ میں نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، آپ تو خامخواہ پریشان ہو گئے چودھری صاحب، بیان لینے سے آپ کو کیسا ویسا سخت مطلب نہ نکالے۔ میں تو بس عفت سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھنے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر مجھے اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بھی آپ کی ملاقات کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو میں نے یاد دہانی کے طور پر کہا، اور اسحاق پہلوان کی طرف بھی کوئی بندہ بھیج دیں۔ وہ اچھا جی کہہ کر بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ بالائی والی دودھ کے 2 گلاس میز پر رکھ گئی۔ ملک صاحب، یہ چودھری بڑا ڈونگا آدمی لگتا ہے، ASI امیر خان نے کہا۔ وہ کیسے بھائی؟ میں نے دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری تقلید میں امیر خان نے بھی اپنے حصے کا گلاس اٹھا لیا۔ آپ نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا؟ امیر خان نے کہا۔ کبھی آپ کو روب دکھانے لگتا ہے اور کبھی پوری طرح تعاون پر آمادہ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات تو ہے، پھر مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے جناب۔ وہ پراسرار انداز میں بولا۔ وہ ایک کیسی گڑبڑ امیر خان؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں جناب، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے اس حویلی سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے۔ میں نے چونک کر امیر خان کی جانب دیکھا۔ میری طرح وہ بھی چودھری کے پل پل بدلتے رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ بات مجھے بھی عجیب ہی لگتی تھی، تاہم ابھی تک میں کوئی واضح اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ خرابی کہاں پر واقع ہے۔ بس فرق یہ تھا کہ امیر خان نے اپنے شک کا اظہار کر دیا تھا، اور میں کسی نتیجے پر پہنچے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے بھی یہ بات محسوس نہیں کی؟ مجھے خاموش پا کر امیر خان نے پوچھا۔ میں جواب دینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چودھری مراتب علی بیٹھک میں داخل ہوا۔ آئے ملک صاحب، میں نے زنان خانے میں پردہ کروا دیا ہے، آپ ایک کمرے میں عفت سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، پر اس کے صدمے کا خیال رکھیں، کوئی ایسی ویسی بات فکر ہی نہ کرے چودھری صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پر ٹوٹنے والے غم کا پورا احساس ہے۔ میں چودھری کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ اسحاق کو بلانے کے لیے آدمی روانہ کر چکا ہے۔ کمرے کے اندر پہنچ کر میں نے کہا، میں ذرا تنہائی میں بات کروں گا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے، آپ تسلی سے بات کریں، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو میں نے دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ پھر عفت کی جانب متوجہ ہوا۔ عفت کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی، مگر اس صدمہ جان کا سے اسے 40 سال سے بھی زیادہ کا بنا دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اندر سے لرز اٹھا۔ کافی دیر تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے کیا پوچھوں، پھر آخر ہمت کر ہی ڈالی۔ میں نے بوجھل آواز میں کہا، مجھے آج کے واقعے کا دلی افسوس ہے، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ ایک لمحے کے توقع کے بعد میں نے کہا، میں آپ کے شوہر کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کے قاتل کو ضرور کیفری کردار تک پہنچاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، لیکن قاتل کی گردن تک پہنچنے کے لیے آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹ پھڑک کر رہ گئے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ مجھ سے تعاون کریں گی نا؟ میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی ویران آنکھوں میں دکھ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں آپ کے شوہر کو کس نے قتل کیا ہے؟ کھارے ڈاکو کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی، سلمہ کی قبر کی بوجھ اسی نے کھولا تھا، اور سکندر علی۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسوں کے سمندر کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے سوالات سے آپ کے صدمے میں اضافہ ہو رہا ہے، میں نے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر میں قانون کے تقاضوں کے سامنے مجبور ہوں۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، ابا جی چودھری شہادت علی کو اپنا ہوش نہیں ہے، ان کے لیے کچھ نہ ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ چودھری مراتب علی کی اپنی زندگی ہے، اپنی مجبوریاں ہیں، وہ میرے دکھ کو کیا سمجھیں گے؟ شوہر تو میرا قتل ہوا ہے، مانگ تو میری اجلی ہے، اس حویلی میں وہی تو میرا پہلا اور آخری سہارا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ ابا جی میرا کیا دفاع کریں گے؟ وہ تو خود چودھری مراتب علی کے ٹکڑوں کے محتاج ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ اپنی قانونی مجبوریاں بتانے میرے پاس چلے آئے ہیں۔
इफ़त की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि चौधरी मरातब अली का अपने बाप और भाई भावज से कोई अच्छा सलूक नहीं था। जज्बात में अदा की हुए चंद जुमलों से मैं बहुत सी बातें अखज़ कर ली थी। मैंने नहायत नर्म लहजे में कहा, बीबी मैं तहे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे शोहर के कातिल को करार वाकई सजा दिलवाना चाहता हूँ। कातिल गिरफ्तार होगा तो कानून के तकाजे पूरे कर सकेंगे ना? इसने खला में देखते हुए कहा। मैंने कहा, पुलिस वालों के पास गैब का इल्म तो होता नहीं। इन्हें पता चल जाए कि फलां शख्स मुजरिम है और वो इस वक्त फलां जगह पर पाया जाएगा। पुलिस वाले अपनी तफ्तीश लोगों से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में ही आगे बढ़ाते हैं। अगर पुलिस वालों में से ताउन न किया जाए तो। वो मेरी बात काट कर बोली, मेरे शोहर का कातिल कोई गुमनाम शख्स नहीं है। किसे ढूंढने के लिए किसी गायबना की जरूरत पेश आए। हर शख्स जानता है कि खरा डाकू ही ये सारी वारदातें करता फिर रहा है। ये तो हवेली वालों का ख्याल है, आप इस बारे में क्या कहती हैं? मैं भी तो हवेली में ही रहती हूँ। यानी आप भी खाराही को मुजरिम समझती हैं? वो उकताहट आमेज लहजे में बोली, मेरे समझने या ना समझने से क्या फ़र्क पड़ता है। इस हवेली में वही कुछ होता है जो चौधरी मरातब अली चाहता है। चौधरी साहिब का सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है, मैंने हमदर्दाना लहजे में पूछा। इसने हरासा नजरों से खुले हुए दरवाजे की जानिब देखा, फिर फिक्रमंद लहजे में बोली, आप ऐसी बातें न करें थानेदार साहिब। चौधरी मरातब अली ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा, और अब आप यहां से जाएं। अब इसकी बात में शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि इफ़त चौधरी मरातब अली से बुरी तरह खौफजदा थी। मैंने इसका खौफ दूर करने की खातिर तसल्ली आमेज लहजे में कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौधरी को किसी बात का पता नहीं चल सकेगा। आप बेफिक्र होकर मुझे चौधरी के बारे में बताएं। इसकी आंखों में खौफ और गम की घटाई उमड़ आई। मुझे अंदाजा हो गया कि वो चौधरी के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। मैंने मौजू का रुख बदलते हुए पूछा, ये शौंका किस किस्म का बंदा है? इसके चेहरे पर नागवारी का तासुर पैदा हुआ। एक लम्हे को रुक कर बोली, मुझे नफरत है इसकी शक्ल से, जरा अच्छा नहीं लगता वो मुझे। इस नापसंदीदगी की वजह वो चौधरी मरातब अली का मुंह चढ़ा है। नौकर होकर खुद को इस हवेली का एक फर्ज समझता है। मैंने कुरेदने की खातिर दानिस्ता कहा, हवेली में रहने वाला हर शख्स हवेली का फर्ज तो कहलाएगा। आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे थानेदार साहिब। वो जिसबिस होकर बोली, शौंका इस ठाट पाट से रहता है जैसे इस हवेली का चौधरी वही हो। अच्छा तो ये बात है, मैंने सर को उस बात में हिलाते हुए कहा। फिर तो वो बड़ा खतरनाक आदमी है। इफ़त चौधरी मरातब अली और शौंका के बारे में जो इंकिशाफात कर रही थी वो मेरी तफ्तीश में खासे मददगार साबित हो सकते थे। मैंने जब शौंका को खतरनाक आदमी करार दिया तो इस पर इफ़त ने कोई तबसरा नहीं किया। मैंने इस्तफसार किया। मुझे पता चला कि कल शौंका भी सिकंदर अली के साथ ही चौधरी फजल इलाही से मिलने गया था और वापसी में देर हो गई थी। आपने ठीक सुना, इफ़त ने जवाब दिया। मैंने चौधरी साहिब को मना भी किया था कि इस मनहूस शख्स को साथ लेकर न जाए, मगर वो मेरी एक न माने और आखिर वो होकर रहा जिसकी मुझे फिक्र थी। गोया आपको पहले ही खदशा था कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। शौंका जैसे नहूस ज़रा शख्स का साथ हो तो कुछ भी हो सकता है। मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सवाल किया। सिकंदर अली चौधरी फजल इलाही से किस सिलसिले में मिलने गए थे? चौधरी फजल इलाही ने रकम के लिए बुलाया था। कैसी रकम? सिकंदर अली ने कुछ रकम उधार दे रखी थी, वही वापस करना थी इन्हें। कितनी रकम थी? 10,000 रुपये। उस जमाने के 10,000 आजकल के 5-6 लाख से ऊपर ही बनते हैं। ये वो जमाना था जब उम्दा किस्म की गंदुम 5 रुपये फीमन दस्तयाब होती थी। इस वक्त लालपुर से लाहौर का किराया 1 या 1.5 रुपया था। सिनेमा की गैलरी का टिकट 8 आने हुआ करता था। उस जमाने में 10,000 रुपये अच्छी खासी रकम थी। मैंने इफ़त की जानिब देखते हुए पूछा, क्या चौधरी मरातब अली को पता था कि सिकंदर अली इतनी बड़ी रकम लेने जा रहा है? इसी ने तो भेजा था। इफ़त के जवाब ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, मगर चौधरी मरातब अली ने मुझे रकम के बारे में नहीं बताया। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? बाहर चौधरी मरातब अली के खांसने की आवाज़ आई। फिर वो बोला, मलक साहिब मैं अंदर आ सकता हूँ? थानेदार साहिब आप चौधरी को कुछ ना बताइएगा। इफ़त ने इल्तिजाई लहजे में कहा। आप फिक्र ही ना करें, मैंने कहा, और आप भी इस गुफ्तगू का जिक्र चौधरी से नहीं करेंगी। फिर मैंने बावाज़े बुलंद कहा, मैं आ रहा हूँ चौधरी साहिब। मैं कमरे से बाहर निकला तो चौधरी ने कहा, कुछ ज़्यादा ही लंबी बातें नहीं हो गई? उधर बैठक में बैठते हम इंतज़ार में सूख रहे हैं। मैंने इसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछा, क्या इसहाक पहलवान आ गया है? इसहाक भी आ गया और शौंका भी उधर ही बैठा है, चौधरी ने बताया। लेकिन किस किस्म की कार्रवाई से पहले आपको खाना खाना पड़ेगा। ये मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि आप मेरे गरीब खाने पर आए हैं और अभी तक मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका।
आप खामखा तकल्लुफ न करें चौधरी साहिब, खाना आप पर उधार रहा, फिर कभी खा लेंगे, पहले कानूनी कार्रवाई जरूरी है। हम बातें करते हुए हवेली के वसीअ अली सेन से गुजरे तो एक जानिब दीवार के साथ मैंने एक ज़ईफ शख्स को एक पलंग पर धूप सेंकते देखा। शायद पहले मेरी इस पर नजर नहीं पड़ी थी। मेरे कदम खुद ब खुद पलंग नशीन की जानिब बढ़ गए। चौधरी ने कहा, ये अब्बा जी हैं, चौधरी शहादत अली। मैं पहले ही समझ गया था, इसलिए इस तरह बड़ा था। मैंने पलंग के नज़दीक पहुंचा तो चौधरी शहादत अली मुझे देखते ही कहा, थानेदार साहिब, सुना है आप बहुत कड़क हैं, कोई मुजरिम आपकी उकाबी नज़रों से बच नहीं सकता, मगर लगता है आपके बारे में जो कुछ सुना था वो सब किस्से कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं। बड़े चौधरी ने गुफ्तगू का आगाज जिस अंदाज से किया था वो मेरे तज्जुब खेज था। मरातब अली ने मुझसे कहा, मलिक साहिब, आप अब्बा जी की बातों का बुरा ना मनाएं, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। अब तो कहते रहने के काबिल रह गया हूँ पुत्र मरातब अली। इसने सर को ऊपर नीचे जुम्बश देते हुए कहा, अगर कुछ करने के काबिल होता तो ये दिन न देखना पड़ता। आ जाए मलिक साहिब। चौधरी ने बैठक की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, जाएं जाएं, मेरे बछड़े के कातिल को तलाश करें। आपको हुकूमत इसी बात की तनख्वाह देती है, वे गुनाहों को पकड़ने और मुजरिमों को छोड़ने की। शहादत अली के तंजिया जुमले ने मेरे कदमों में जंजीर डाल दी। मैंने तपते हुए लहजे में कहा, बुजुर्गो, आपने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया है। मैं थानेदार हूँ जरा दूसरी किस्म का। मैंने हमेशा बेकसूरों का साथ दिया है और मुजरिमों को नथ डाली है। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, आपके बेटे का कातिल अपनी की सजा खुद भुगतेगा और बड़ी अच्छी तरह भुगतेगा। कातिल आसमानों से नहीं उतरते पुत्र थानेदार, शहादत अली ने मुदब्बिराना अंदाज में कहा। दाएं बाएं गहरी नजर रखना पड़ती है। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मेरी दाएं बाएं ही नहीं ऊपर नीचे और आगे पीछे भी बड़ी गहरी नजर है। अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। बस अब्बा जी आप आराम करें, हकीम साहब ने आपको ज्यादा बोलने से मना कर रखा है। चौधरी मरातब अली ने उकताए हुए लहजे में कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, चले मलिक साहिब। फिर सरगोशिया ने लहजे में कहा, अब्बा जी का दिमाग खराब हो चुका है, ऐसे ही उलफुल बकते रहते हैं। मेरा पुत्र बड़ा जिद्दी है थानेदार साहिब। शहादत अली ने तंज का एक और तीर बरसाया। ये जिस बात का तहिया कर ले वो पूरी करके छोड़ता है। आपको यहाँ से लेकर ही जाएगा। मैं जानता हूँ ये अपनी जिद से बाज आने वाला नहीं है। ये अपनी मनमानी जरूर करता है, जरूर करेगा ये अपनी मनमानी। कोई इसे नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। शहादत अली बज़ाहिर मखबूतुल हवास नजर आता था, मगर बातें बड़ी रमजिया कर रहा था। मैं इसकी इशारियाती बातों पर गौर करते हुए बैठक में आ गया। मेरी कोशिश तो ये थी कि जल्द से जल्द बयानात कलम बंद करके थाने लौट आऊं, मगर मरातब अली ने इसरार करके खाना खिला ही दिया। शहादत अली ने ठीक ही कहा था, वो वाकई जिद का पक्का था। खाने के दौरान में मुझे मालूम हुआ कि चौधरी मरातब अली की 3 औलादें थीं। मुश्ताक की उम्र 18 साल थी। इससे छोटी 2 लड़कियां थीं, अनीला और नजमा, जिनकी उम्र बिलतरतीब 15 और 12 साल थी। मुरातब अली की बीवी का नाम सईदा खातून था। इफ़्फ़त और शहादत अली की बातों ने मुझे बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। चौधरी मुरातब अली ने 10,000 की रकम का कोई जिक्र नहीं किया था, जबकि इफ़्फ़त का कहना था कि सिकंदर अली वो रकम लेने चौधरी फजल इलाही के गाँव गया था और मुरातब अली ने ही इसे भेजा था। फिर शहादत अली की मायनेखेज़ गुफ्तगू। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अभी मुरातब अली से रकम के बारे में इस्तफसार नहीं करूंगा। पहले फजल इलाही से इस बात की तस्दीक कर लूँ कि वक़ुआ के रोज़ इसने सिकंदर अली को रकम दी भी थी या नहीं। इसहाक पहलवान से कोई खास काम की बात मालूम न हो सकी। इसके बयान के मुताबिक भी वो खाड़े पहुंचाई भी नहीं था कि सामने से आते हुए बशीर कुमार ने से बताया कि उधर खूह के पास किसी की लाश पड़ी हुई है। इसहाक ने जाकर देखा और पहचान लिया, वो चौधरी सिकंदर अली की लाश थी। मैंने बशीर कुमार को भी वहीं बुला लिया। मेरे सवालों के जवाब में से जो कुछ बताया इसका खुलासा ये है कि वो मामूल के मुताबिक मिट्टी धोने नहर की जानिब गया, मगर रास्ते में से लाश नजर आ गई। वो नहर की जानिब जाने के बजाय वापिस पलट आया और फिर इसकी मुलाकात इसहाक पहलवान से हो गई। इसके बाद की रुदात इसहाक पहले ही सुना चुका था। इसहाक पहलवान ही ने चौधरी मुरातब अली को इस आने की इत्तला दी थी। इस कार्रवाई में शाम के 4 बज गए। इन दिनों 5 बजे तक सूरज ग़रूब हो जाता था। शौके को मैंने अपने साथ थाने ले जाने का फैसला कर लिया। इसकी एक वजह तो ये थी कि मैं इसके तन्हाई से सवाल करना चाहता था। इसकी ज़ात इफ़्फ़त के बयान के मुताबिक मेरी नज़री में मशकूक हो चुकी थी। दूसरे चौधरी ने गुज़श्ता रात मुझे बताया था कि खारा के साथियों ने इसकी खूब पिटाई की है और वो खासा जख्मी भी हुआ है, मगर वो मुझे कहीं से भी जख्मी नजर नहीं आ रहा था। वो एक हट्टा कट्टा बदमाश नजर आता था। इसने खासी मोटी मूछें जरूर छोड़ी थी। चौधरी मुरातब अली ने पूरी कोशिश की कि मैं शौके से वहीं पूछ-गुछ कर लूँ, मगर मैं इस वादे के साथ इसे थाने ले आया कि अगर शौके ने कानून के साथ ताउन किया तो इसका बाल भी बीका नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ताउन करेगा। मैं ऐसे टेढ़े लोगों से बखूबी आगाह हूँ। शौका मेरी उम्मीद पर पूरा उतरा था।
اس نے میرے ہر سوال کا الٹا جواب دیا، حتیٰ کہ جب میں نے اس سے پوچھا چودھری نے تمہیں بتایا تھا کہ اسے کھارا کے ساتھوں نے خوب مارا کوٹا ہے، تو اس نے اس سوال کا بھی بڑا شاندار جواب دیا۔ ملک صاحب، ان حرام زادوں نے بڑی گجی یعنی کہ اندرونی مار ماری ہے۔ اب وجود کے اندر لگنے والی چوٹیں آپ کو کیسے نظر آ سکتی ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا سونا رب جانتا ہے۔ میں نے شونکے کو حوالدار افضل شاہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ، یہ آج رات ہمارا مہمان رہے گا، اگر ضرورت پڑی تو کل اس کی خاطر تواضع بھی کریں گے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب۔ افضل شاہ نے شونکے کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، آج اسے بھوکا ہی رکھیں گے۔ دراصل میں چودھری فضل الہی سے عفت کے بیان کی تصدیق کیے بغیر شونکے پر 3rd ڈگری آزمانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ دوسرے روز میں نے ایسے ہی بہادر علی کو 2 کانسٹیبل کے ساتھ چودھری فضل الہی کے گاؤں روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے 8 جوانوں پر مشتمل 3 چھاپہ مار ٹیمیں ترتیب دی اور انہیں جنگل کے مختلف حصوں میں کھارا ڈاکو کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ ہر چھاپہ مار ٹیم میں ایک ایس آئی یا کم از کم ایک اے ایس آئی ضرور آئے۔ جنگل کے سب سے خطرناک مغربی حصے میں میں خود ایس آئی امیر خان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمارا کل کا پروگرام تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی بھی جاری ہے، واقعات اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔